डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, उनका टिकट काट कर आपको दिया गया। पार्टी की ऐसी पॉलिसी बनी कि परिवार से, एक ही घर से पिता पुत्र, और ऐसा उनका जो एक, तो उसमें जो है पार्टी ने मुझे आजमाया। इसमें किसी को भी अगर उतार देंगे तो वो जीत कराएगा, ऐसा लगता है कि बीजेपी का गढ़ है, तो उसने ज़्यादा चिंता करने की जरूरत। तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है। क्या वाकई में इस बार डर लग रहा था कि जो टक्कर होगा कुछ? मैं आपको बताऊं, मैं मनी मन मना रहा था, मैं चाह रहा था कि ये आ जाए। चुनाव के दौरान भूपेश जी आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि लापता सांसद है, और वाकई में कहीं ना कहीं जो जीत का अंतर अगर 19 से तुलना करें तो इस बार कम है, तो क्या असर कर गया वो? छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा दौरे वाला करने वाला सांसद निकलेगा तो आपका संतोष पांडे निकलेगा, राजनांदगांव का। सांसद के रूप में ये आपका दूसरा कार्यकाल है। अगर पहले कार्यकाल की बात करें तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं या फिर ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जिसको विशेष रूप से यहाँ बताना चाहते हैं कि मेरे सांसद रहते हुए ये काम हुआ है? 5 नहीं, वो तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन जब हम आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, जो वनांचल दुरांचल में रहते हैं, उनका विकास अभी तक नहीं हो पाया, तो कहाँ बाधा कहाँ फंसा आ रही है? रोटी, कपड़ा और मकान हमारी सरकार अन्न देने का काम कर रही है। यहाँ मुसलमान रह रहे हैं, वो रोहिंग्या मुसलमान है, तो क्या उसकी आइडेंटिफाई किया गया है? क्या उनको वापस भेजा गया है? और कवर्धा हिंसा मामले में अब कहाँ तक पहुँचा जाँच? देखिए साहब, ऐसी घटना तो कभी ना हो। मोहम्मद अकबर यहाँ मंत्री थे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते उस समय आए क्या कभी? ये चुनाव से पहले ही क्यों? क्या बीजेपी का ये रणनीति का हिस्सा था? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, ये चाहे चुनाव के बाद हो, चुनाव से पहले हो, चाहे मध्य में हो, कुछ होने वाला क्या है? युवाओं जो है बेरोजगार घूम रहे, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनके हाथों को रोजगार कब मिलेगी? देखिए, हमारे देश में स्वावलंबी बने सभी नौजवान, रोजगार ही नहीं स्वयं निर्माता बने। तो इन क्षेत्रों में कितना कुछ करने काम हुआ और क्या कुछ करना बाकी है? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हम खुलवाने वाले हैं, और भगवान ने वो यश का काम, वो यश अपने हाथों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के और अनुकंपा से, कृपा से हमारे ज़िले में यह होने वाला है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हम पहुँचे हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में, और आज हमारे साथ मेहमान हैं यहाँ से सांसद संतोष पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है संतोष पांडे जी, कैसे राजनीति में आए, शिक्षा दीक्षा क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं तो एक गांव सहसपुर लोहारा ग्राम पंचायत है, तो ब्लॉक का हेडक्वार्टर, तो ऐसे लोहारा में मेरी शिक्षा दीक्षा और शुरुआत हुई, और छात्र जीवन से मैं राजनीति में रुचि भी रही, और वहाँ से फिर कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, ऐसा क्रमशः। तो मेरा जो मैट्रिक है वो सहसपुर लोहारा के बाद फिर मैं कवर्धा में पढ़ाई किया, और फिर मैंने BA LLB की पढ़ाई पूरी की, और इस प्रकार से मेरी शिक्षा रही। किंतु शिक्षा के दौरान ही, छात्र जीवन में ही, और बढ़ चढ़ करके सब प्रकार से, और समय तो उस समय कांग्रेस का ही शासन था, किंतु अन्याय के विरोध में लड़ना, शिक्षकों की कमी, गणित के लिए, विज्ञान के लिए, भौतिक के लिए, जो उस समय खास करके लोहारा में डिमांड हुआ करती थी, और फिर धीरे धीरे गांव की मांग को लेकर के हम आगे बढ़ते गए। और मुझे स्मरण है कि फिर मैं एक मंडल का महामंत्री, फिर मंडल का अध्यक्ष,
यानी सबसे नीचे जो स्टेप होता है वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और लोहारा का मंडल अध्यक्ष, और फिर मैं राजनांदगांव जिला में उस समय हम लोग थे, फिर राजनांदगांव जिले का मैं जिला अध्यक्ष हुआ युवा मोर्चा का, और 2 बार जिला अध्यक्ष हुआ मैं। उसके बाद फिर मैं प्रदेश कार्य समिति में और प्रदेश मंत्री और ये सब, तो मध्य प्रदेश में भी मैं रहा। और मध्य प्रदेश अलग होने के बाद फिर हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति एक अलग तरीके से चल पड़ी, और फिर उसमें भी मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री, फिर भाजपा का महामंत्री पूरे प्रांत का, ये मैं रहा। इसके पूर्व में 1999 में मंडल अपने मंडी का, कृषि उपज मंडी का मैं अध्यक्ष भी रहा, और 2003 तक। तो इस प्रकार से, और एक समय था जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भी और हमने अच्छी भूमिका निभाई, और पहली बार राजनांदगांव जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना। जब मध्य प्रदेश में एक सीट जो बना था, एक जिला पंचायत, वो हमारे राजनांदगांव का था, तो उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और शिवेंद्र बहादुर उस समय यहाँ के सांसद थे, उनकी नहीं चली, और हमारी और अध्यक्ष का चुनाव में हम जीत करके आए। जी, राजनीति में आपका आना पहला नहीं है। परिवार में इससे पहले भी आपके माँ और पिताजी राजनीति में रह चुके हैं, तो प्रेरणा का स्रोत किसे मानते हैं आप? मेरे पिताजी मंडल के अध्यक्ष थे। वो एक समय था कि जनसंघ के बाद भाजपा में भी अध्यक्ष यानी तलाशना पड़ता था, तो उस समय सहसपुर लोहारा मंडल अध्यक्ष मेरे पिताजी थे, और मेरी मौसी कहें कि वो जिला पंचायत के सदस्य रहीं। और किंतु वो रही, उनके लिए कैंपेनिंग, उनके लिए सब प्रकार से और जनता में काम करने का, तो उसमें हम लोग सक्रिय रहे। तो वहाँ से शुरुआत हुई। मंडी अध्यक्ष में हुआ, तो मंडी अध्यक्ष कृषि उपज मंडी जनता के वोट से, और बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें एक अवसर प्राप्त हुआ जनता का सेवा, किसानों की सेवा करने का। तो उस समय बड़ा एक शानदार वाकया हुआ। जब मैं अध्यक्ष बन के आया तो एक शपथ ग्रहण समारोह रखे मंडी प्रांगण में, और बहुत शानदार टेंट वेंट और कुर्सियाँ लगी हुई थी, और 2 बड़ी कुर्सियाँ मंच में थी प्रांगण में। ये 1999 की बात है, 98-99 की बात है। तो लोगों को लगा कि ये वास्तव में अब ये शायद इसी कुर्सी में सिंहासन जो रखा है, इसमें अध्यक्ष चुन के आए हैं संतोष पांडे जी, तो वही बैठेंगे। किंतु उसमें क्या देखते हैं कि एक जुनवानी गांव के एक आदिवासी कृषक को, जो धोती कुर्ता में शुभ्र वेश में थे, उनको ला करके जब बिठाया गया, शंखध्वनि हुआ, मंत्रोच्चार हुआ, तो लोग कहने लगे कि ये हो क्या रहा है? एक किसान मंच पे और उस सिंहासन पे बैठा है। और उसके बाद जब मेरा संबोधन हुआ तो मैंने उसमें बताया कि मंडी का जो अध्यक्ष होता है वो किसानों का और उसके धान को, अरहर को, तिल को, सोयाबीन को, उसके उपज को सही रेट दिलाने के लिए, और जब यहाँ से जब बिक्री के लिए लाते हैं तो बीच में चिरई चुरगुन, खेत में लेबर, बनिहार, काम करने वाले, ऐसे सब लोगों का पेट पालते हुए यह किसान यहाँ तक आता है। और उसके बाद यहाँ व्यापारियों का, उसको भी 2 पैसा मिलता है, उसका भी पेट पलता है, और पूरे देश का वो अन्नदाता है। ये मेरा भाव था। उसको प्रणाम करके फिर मैंने अपना पदभार ग्रहण किया था। तो एक अपने आप में एक अजूबा था। बाद में लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मण और पंडित होकर के उनको सम्मान दिया और प्रणाम किया और ये किया, ये तो गलत है। कई लोगों ने ऐतराज़ किया, किंतु मैंने कभी परवाह नहीं किया। मैंने एक अलग हट करके काम करने का मैंने शुरुआत किया था।
पार्टी के भीतर आप लगातार अलग अलग पद पर रहे हैं। पद पर रहने के दौरान और सांसद बनने से पहले ये जो बीच का गैप है, इससे पहले आप एक बार विधायक के लिए चुनाव करने का मैं एक बार विधायक के लिए 2003 में अध्यक्ष के तुरंत बाद मुझे टिकट मिली और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। उस समय परिसीमन नहीं हुआ था, वीरेंद्रनगर विधानसभा था और वीरेंद्रनगर विधानसभा का मुझे टिकट मिला। मोहम्मद अकबर उस समय अजीत जोगी की सरकार में ये कहना चाहिए कि उसी समय वो फूड मिनिस्टर थे और मैं कम वोटों से, लगभग 11,000 के आसपास वोटों से मैं परास्त हुआ, किंतु मैंने लड़ाई बहुत अच्छे लड़ी और जैसा लड़ना चाहिए मैं अपने उस लड़ाई में संतुष्ट हूँ। उस समय भी आज भी कि किसी प्रकार की हमने कोर कसर हमारी पार्टी ने भी और मैंने भी छोड़ा नहीं। और उस समय कि जो ये कहना चाहिए कि क्षेत्र के लिए यहाँ के प्रमुख जो उन्होंने यहाँ की मांग को लेकर के, उनके जो विफलता है उसको लेकर के, तो इसमें हमने कभी कोई कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया और ठोक करके बजा करके हमने लड़ाई लड़ी। 2019 का वो दौर था जब पहली बार आपको सांसद के लिए टिकट दिया गया, लेकिन इससे पहले बीजेपी के यहाँ सांसद थे डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, उनका टिकट काट कर आपको दिया गया। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, मैं युवा आयोग का भी अध्यक्ष था और मुझे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में युवा आयोग का और लाल बत्ती यानी एक राज्य मंत्री का दर्जा मुझे दिया गया था। और आपने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी के सुपुत्र की टिकट काट करके और 19 में मुझे टिकट दी गई। माननीय डॉक्टर साहब उस समय मुख्यमंत्री थे और अभिषेक सिंह जी उस समय सांसद थे। उसके बाद पार्टी की ऐसी पॉलिसी बनी कि परिवार से, एक ही घर से पिता पुत्र, और ऐसा उनका जो एक, तो उसमें जो है पार्टी ने मुझे आजमाया और आजमाने के कारण ऐसा हुआ कि मेरे को जो अवसर मिला और मैंने उस अवसर को, उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया और पार्टी के जो नेतृत्व करता थे, जो संगठन करता थे, उनके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, अपने कर्तृत्व से और वो विजय प्राप्त हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय सबका आशीर्वाद मुझे मिला और प्रचंड बहुमत से हम जीते। ये जीत जनता की जीत थी। 95 से लेकर आज तक अगर 2007 की बात छोड़ें तो बीजेपी यहाँ से जीतती आ रही है, तो क्या ये सॉफ्ट सीट है ये बीजेपी के लिए? इसमें किसी को भी अगर उतार देंगे तो वो जीत कर आएगा, ऐसा लगता है कि बीजेपी का गढ़ है, तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत? देखिए, मैं इसमें एक बात तो अवश्य कहूँगा कि केवल राजनांदगांव ही नहीं, चाहे वो दुर्ग लोकसभा हो, रायपुर लोकसभा हो, महासमुंद हो, इवन बिलासपुर हो, कोरबा भी हम बहुत कम वोट से 2 बार हारे, 2 बार 3 बार जब भी हुआ है बहुत कम वोट से हम हारे। तो पूरा छत्तीसगढ़ जो है, जब राष्ट्र का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है और ख़ास करके मोदी जी का 3 बार, तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है। कब किसको वोट देना वो जानती है और राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के जब होती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। और अभी जब चुनाव हुआ तो इसमें भी आप देखे हैं कि किस प्रकार से सामने वाले को परास्त भाजपा ने किया। तो यहाँ की जनता बहुत ही बुद्धिमान है और राजनांदगांव से लेकर के कवर्धा तक यहाँ वो जागरूकता है। आप बहुत होशियार है सर। अभी जैसे कि अभी आपने कहा 2023 का 24 का चुनाव था, इसमें भाजपा ने हराया है, जबकि आपने ये नहीं कहा उनको मैंने हराया है। ये बहुत बढ़िया बात होती है। लेकिन जब हम ये सुनते भी कहते हैं सर, जैसे कि जब 2019 की बात करते हैं और 2023 की बात करते हैं, 19 में भोलाराम साहू आपके सामने थे और 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। तो क्या वाकई में इस बार डर लग रहा था कि जो टक्कर होगा कुछ? मैं आपको बताऊं,
मैं मनी मन मना रहा था, मैं चाह रहा था कि ये आ जाए एक बार, दो दो हाथ हो जाए। गिरते हैं से सवार ये मैदान जंग में, हुस्न क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो 5 साल छत्तीसगढ़ में राज किया, जिसके ऊपर सट्टा खिलाने का आरोप, हजारों करोड़ का जवानी को बर्बाद कर दिया, छत्तीसगढ़ की जवानी को। कोयले में जिन्होंने भयंकर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने सारे पीछे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सीमेंट में, रेत में, वन माफिया के नाम से। और इतना ही नहीं कि हम जब देखते हैं कि इनके जब भ्रष्टाचार की जब सूची को जब पूरा, तो ये सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तो मैं तो चाहता था कि आए ना एक बार। इन्होंने राजनांदगांव के जितने भी कार्यालय थे, 3 कार्यालय मुझे याद है, सेतु निगम का कार्यालय है और महुआ प्रसंस्करण का उद्योग का जो कार्यालय है, और एक ऐसे 3 कार्यालय, एक मुद्रण का कार्यालय, इसको भी इन्होंने राजनांदगांव से दुर्ग ले गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। विरोध के, प्रतिरोध के बावजूद तो उनको उस समय लगा होगा कि ये हम चाहे जो करें, हम तो सत्ता में है, कर लेते हैं। किंतु वो जब लड़ने को आए, मैदान में उतरे, तब समझ में आया कि ये तो गलत हो गया। और हमने भी, जनता ने भी, राजनांदगांव की जनता, खैरागढ़ की जनता, डोंगरगांव की जनता, सब ने दिखा दिया कि जो हमारे साथ इन्होंने घिनौना कृत्य किया है, उसका बदला लेने का समय है। और चुन चुन करके उन्होंने बदला भी लिया, और उसी का परिणाम है कि राजनांदगांव में और ये जीत हासिल हुई। इन्होंने फार्म भरते समय कहा था कि ईवीएम में जगह न रहे, इतने प्रत्याशी खड़े हो जाओ, 3 ईवीएम से ज़्यादा हो जाए तो फिर बैलेट से कराना पड़ेगा। यानी इनको ईवीएम से डर लगता था, और ज़्यादा प्रत्याशी हो जाएंगे तो बैलेट से होगा, उसमें शायद मैं जीत जाऊं, ये सोचते थे। इन्होंने घोषणा किया कि सब लोग फार्म भरो। बताओ, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, राष्ट्रीय, इंडियन नेशनल, अखिल भारतीय कांग्रेस का, और एक सांसद निर्दलीय लड़ने के लिए जनता को बोल रहा है। यानी कितना भयभीत आए मैदान में, तो भयभीत होकर के आए, और वैसे ही पिट करके भी गए। और आपने कहा कि कुछ डर लगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, मैं मना रहा था कि एक बार आई जाए मैदान में, और जब 2-2 हाथ जनता करेगी, मैं क्या करूंगा, जनता स्वयं हाथों हाथ उठा ली। और जनता का आशीर्वाद और जनता ने जो स्नेह दिया है, उसे मैं इस जीवन में तो राजनांदगांव की जनता का, लोकसभा की जनता का मैं ऋण को नहीं चुका सकता। ये बहुत बड़ा कर्ज मेरे ऊपर है। इसीलिए मैं, जनता जनार्दन है, भगवान है, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा सेवा में रत रहूं, किसी भी प्रकार से मेरे से कोई त्रुटि ना हो, ये प्रार्थना रहती है। चुनाव के दौरान भूपेश जी आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि लापता सांसद है, और वाकई में कहीं ना कहीं जो जीत का अंतर अगर 19 से तुलना करें तो इस बार कम है, तो क्या असर कर गया वो? नहीं, इसमें क्या है, देखो मैं आपको बताऊं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। मैं जो उन्होंने जो भी लगाया, इस पंचवर्षीय का, बीते हुए पंचवर्षीय का और उसके पंचवर्षीय का, वो तो रिकॉर्ड रहता है कहाँ कहाँ हम दौरे किए। छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा दौरे वाला करने वाला सांसद निकलेगा तो आपका संतोष पांडे निकलेगा, राजनांदगांव का। आप निकाल लीजिए, हमारा प्रोटोकॉल रहता है उसमें। कितना ईंधन जला, कितने किलोमीटर चले, वो तो सारी चीज़ें, वो तो हाल मैदान में रहता है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। तो आपको बड़ा गर्व होगा, और मेरी क्षेत्र की जनता इसको जानती है। और आपने जो कहा कि ये थोड़ा अंतर आया, तो उसके पीछे कारण दूसरे, जो मतों में जो कमी अंतर आया, उसका कारण दूसरा है। उसको भी मैं आपको बता ही दूँ कि एक जो इन्होंने जो भ्रामक प्रचार किया पूरे देश में कि संविधान के साथ ये बदलाव करेंगे, ये परिवर्तन करेंगे,
आरक्षण में परिवर्तन करेंगे। ये ऐसा अनाप शनाप इन्होंने जगह जगह जो इस बातों को जो इन्होंने भ्रामक प्रचार किया। और कुछ ऐसे बंधु हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ थोड़ी सी कमी उसमें हुई, किंतु बाद में वो भ्रम जाल भी, इनका जो माया जाल था वो भी साफ हो गया। अब जनता जान चुकी है। और उसके बाद आप देखिए, जनता जब जान गई तो हरियाणा में कैसा शानदार परिणाम आया, जम्मू कश्मीर में आया, महाराष्ट्र में आया। तो मैं कह सकता हूँ कि आज अब सब प्रकार से जनता और इनके माया जाल से दूर है। सांसद के रूप में ये आपका दूसरा कार्यकाल है। अगर पहले कार्यकाल की बात करें तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं या फिर ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जिसको विशेष रूप से यहाँ बताना चाहते हैं कि मेरे सांसद रहते हुए ये काम हुआ है? 5 नहीं, वो तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही है। पहली बात, सबसे बड़ा काम, और मैं ये कहूँगा कि मुझे सौभाग्य मिला है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं रेलवे लाइन के लिए जो मैंने बात किया था और जिसको आश्वासन मेरी सरकार ने दिया कि हमारी सरकार आने के बाद हम फिर करेंगे, वो है डोंगरगढ़ से खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, लोहारा, कवर्धा, मुंगेली, ये होते हुए कटघोरा तक। ये रेलवे लाइन है। वो आज काम चालू हो गया उसमें। अभी काम में अब ये धीरे से गति पकड़ने वाली है। जो भी है ज़मीनों के मुआवजे और बहुत सारे काम अब सब चालू होने वाला है। ये मेरा सबसे बड़ा काम है और मैं बहुत प्रयासरत हूँ कि मेरे इस पंचवर्षीय कार्यकाल में ही उसमें रेलगाड़ी की आवाज़ जनता को सुनाई दे। तो यहाँ से खनिज का परिवहन, यहाँ से आम जनता और आना जाना जब करेगी तो वो मेरे जीवन का वो एक सार्थक क्षण होगा, सार्थकता होगी। एक दूसरा, हम सब कोशिश किए थे कि एक ऐसा प्लांट लगे जो अपने आप में अनूठा हो। तो प्रयास करके जो सोलर का प्लांट लगा वो 950 करोड़ का है और डुंडेरा में और डोंगरगढ़ और डोंगरगांव के बीच में उस सोलर प्लांट से जो बिजली पैदा होता है वो हम रेलवे को बेचते हैं। ये हमारी उपलब्धि है। इसके अलावा तीसरा, राजनांदगांव को हमने मॉडल स्टेशन बनाया। काम चल रहा है, थोड़े दिन में आपको यानी दिव्यता भव्यता के साथ हमारा वो स्टेशन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हमारा डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी का वो स्थान जहाँ लाखों लोग महाराष्ट्र से, आंध्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ के लोग, लाखों लोग चैत्र नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रि में आते हैं। ऐसा अद्भुत माता भगवती और उस स्थल को यानी उसमें प्रसाद योजना के अंतर्गत बहुत यानी वहाँ की सीढ़ी का, पाइप का, नल का, वहाँ योग का, वहाँ मेडिटेशन सेंटर का, ध्यान केंद्र का, पिरामिड का, ये सारे काम अभी तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारा चौथा काम हुआ। और जो 5वां काम आपको बताऊं, हमारा जो है तखतपुर से लेकर के पौड़ी तक, आप जब सड़क में चलेंगे तो लगेगा कि ये क्या है, 4 लेन जैसा है। जितने भी पुराने पुल थे सबको नया पुल बनाने का काम, चौड़ी सड़क, नेशनल हाईवे, ये हो चुका है, बन चुका है। थोड़ा बचा है, वो शायद 6 महीने में पूरा हो जाएगा। और मेरी यानी एक खैरागढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक वो भी चौड़ीकरण का काम होने वाला है। 14 ब्रिज बने हैं। 14 ब्रिज मैंने दिया था रेलवे में कि ये ब्रिज बनने चाहिए और ऑटोमेटिक होना चाहिए, मैनुअल समाप्त होनी चाहिए। तो 14 ब्रिज बन रहे हैं। इसमें अंडर ब्रिज भी है, इसमें ओवर ब्रिज भी है। राजनांदगांव के अंदर चाहे स्टेशन पारा का हो, चाहे तो ऐसा इतनी सहूलियत हो जाएगी, शहर के लोगों को दबाव कम होगा। घंटों पटरी के इस पार उस पार खड़े रहते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा।
अभी मैं गौरी नगर का भी बन रहा है और यहाँ का अपने स्टेशन पारा का, और मैं मोतीपुर के लिए अभी दिया हूँ। वो काम भी अभी 3-4 महीने में मुझे विश्वास है वो पास हो जाएगा और वो भी चालू हो जाएगा। कवर्धा से रायपुर के लिए कब तक चल जाएगी ये? ऐसा है, कवर्धा से रायपुर के लिए देखिए तर्क संगत तो ये है कि अभी पहले इस रूट में ज़रूरी है, यानी ये कहें कि सीधा हम डोंगरगढ़ से जब कटघोरा से जुड़ेंगे तो वो महत्व का है। अभी इतने यातायात के साधन हैं कवर्धा से रायपुर के लिए कि उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, किंतु आने वाले समय में 1-2 और रूट का है। उस रूट को हम माननीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर के बात करने वाले हैं। वो मानपुर क्षेत्र का भी है, चौकी मानपुर क्षेत्र का है, जहाँ नितांत आवश्यकता है, उधर महाराष्ट्र से जोड़ने का है। भाजपा का हमेशा से कथन रहा है कि विकास जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए तभी विकास कहलाता है, लेकिन जब हम आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, जो वनांचल दूरांचल में रहते हैं, उनका विकास अभी तक नहीं हो पाया, तो कहाँ बाधा कहाँ फंसा रही है? आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम, और उसमें आदिवासी बैगा इन क्षेत्रों में केवल हमारे यहाँ 2 जिले लिए गए, एक खैरागढ़ और दूसरा कवर्धा। यानी छत्तीसगढ़ में गिने चुने ऐसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति, उनके भी घरों में प्रकाश पहुँचे, उनके भी देहरी तक रास्ता कंक्रीट की सड़क पहुँचे, डामर की सड़क पहुँचे, उनके गांव में भी स्कूल खुले, उनके यहाँ भी पेयजल उसके डेहरी तक पहुँचे। ये सब काम हम कर रहे हैं। ये जो घर घर जल पहुँचाने का काम क्या है? ये वही है कि गरीबों के घर तक, आंगन तक हम जल पहुँचा देंगे, पहुँचा के देंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, हमारी सरकार अन्न देने का काम कर रही है, हमारी सरकार जल देने का काम कर रही है, हमारी सरकार मकान देने का काम कर रही है। और इस प्रधानमंत्री जनमन में मेरे 2 जिले आए हैं, ये गर्व की बात है। और एक आकांक्षी जिला जो है, आपने जो कहा अंत्योदय, उसी की पूर्ति के लिए है एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला, जिसमें अलग से वहाँ धन मुहैया कराया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। धन्य है नरेंद्र मोदी जी, धन्य है अमित शाह जी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की धन्यता की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पेयजल के साथ साथ, आवास के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है, कुपोषण के लिए, बच्चे हेल्दी हों, माता हेल्दी हो, और इसके साथ साथ हर घर में बिजली, चाहे माजरा टोला और पहाड़ के ऊपर भी यदि 4 घर है, वहाँ भी हमने बिजली पहुँचाने का काम किया है। और मैं आपको अभी बता दूँ खुशखबरी, हमारा जो उपसंभाग था डाकघर का संभाग के लिए भिलाई जाना पड़ता था। कहाँ सिंदूर खार का आदमी, कार्यकर्ता, डाकिया, कहाँ चिल्फी सरोधा दादर का, वो कहाँ जाता था? भिलाई संभाग में। अब हमारा राजनांदगांव ही संभाग हो गया डाकघर का, इसमें 200 से ऊपर डाकघर है। तो मैं भी बताऊं कि 20 डाकघर अभी मैंने ऐसे पास कराए हैं जो जंगल के ऊपर है। 4 घर में भी एक डाकघर हो गया है, मैं उसका नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, आपको बता दूंगा। 4 घर हैं, वहाँ भी एक डाकघर खुल गया, यानी डाकिया वहाँ भी। तो इस प्रकार से जो भाई भटके बिछुड़े, हाथ पकड़ ले साथ चले, भोजन, कपड़ा, घर की सुविधा, शिक्षा सबको सुलभ रहे, ऊंच नीच लवलेश न हो, भेदभाव अवशेष न हो, एक लहू सबकी नस नस में, अपनेपन की प्रीति है। अपनेपन का भाव लेकर के यदि कोई काम करती है, और अहिर्निश 24 घंटा 24x7 वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ विष्णुदेव साय की सरकार है, उन्होंने जो वायदे किए थे, बड़े बड़े वायदे को तो साल भर के अंदर पूरा कर दिया। नारी सशक्तिकरण की बात हो, किसानों को समृद्ध करने की बात हो, उनका बोनस देने की बात हो, बढ़े हुए दर में उनका धान का रेट देने की बात हो, आज विष्णुदेव साय सरकार कहीं पीछे नहीं है।
विष्णुदेव साय जी का सुशासन, माननीय नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस, ये स्पष्ट दिख रहा है पूरे देश में। जी, कवर्धा हिंसा को 1 वर्ष से 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद भी कहीं न कहीं अभी ये माना जा रहा है कि न्याय नहीं मिल पाया है, और ये भी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी की ओर से कि जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं वो रोहिंग्या मुसलमान है। तो क्या उसकी आइडेंटिफाई किया गया है, क्या उनको वापस भेजा गया है? और कवर्धा हिंसा मामले में अब कहाँ तक पहुँचा जाँच? मैं एक विषय और आपको स्मरण करा दूं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेज खुलवाने में राजनांदगांव के सांसद के नाते मेरी बहुत बड़ी भूमिका है। उस समय आदरणीय हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, लगातार मैं मिला, और उसी समय उन्होंने कह दिया कि संतोष, तुम्हारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल के रहेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा कि ऐसे उनकी कल्पना है हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की। तो आज हमारे कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, और उसके लिए मैं अपने पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई धन्यवाद दूंगा कि बहुत जल्दी यहाँ आधारशिला रखी जाएगी, और 4 मेडिकल कॉलेज जो छत्तीसगढ़ में होंगे लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का है। तो वो हमारे यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। ये जनता का ही आशीर्वाद है, जनता ने हमको दिया, और हम केवल एक निमित्त मात्र माध्यम बने हैं, निमित्त मात्रम। और मेरा तो हमेशा भाव रहता है, भगवान करे कि मैं ये बात मेरे में ना प्रवेश करे। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम की भावना के साथ कि आपने मुझे निमित्त बनाया और आपको ही ये सब समर्पित, इसी भावना के साथ और मैं काम करता हूँ। तो मेडिकल कॉलेज के साथ आपने एक प्रश्न किया कि कवर्धा की जो घटना हुई उसमें देखिए साहब, ऐसी घटना तो कभी ना हो। मोहम्मद अकबर यहाँ मंत्री थे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते उस समय आए क्या कभी? लड़ने आ गए यहाँ? क्यों नहीं आए उस समय? क्यों नहीं आए साजा में जब घटना हुई? तो भय क्या भय? तो जो वोट की जो चिंता है, संकीर्ण विचार, सेकुलर बनने का जो इनका कि मुस्लिम वोट ना खसके तो हिंदुओं का जो होना है वो हो, ये तुष्टीकरण की नीति वाले हैं। यहाँ इतना बड़ा हुआ, मेरे खुद के ऊपर 11 धाराएं लगी थी, मेरे ऊपर बलवा का धारा लगा था, फरारी का भी मेरे ऊपर लगा था। तो वही तो कि भाई मैं कहाँ फरार हुआ, मैं तो सामने हूँ। मैंने कब कहा कोई चित्र दिखा दो, कोई एक आध क्लिप हो तो, कहीं कुछ नहीं। किंतु ये झूठी धाराएं लगा करके अभिषेक जी के अभिनाम से उनके ऊपर, हमारे अशोक साहू के ऊपर, हमारे राजेंद्र चंद्रवंशी के ऊपर, हमारे मंत्री के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने धारा लगाई। तो कुल मिलाकर के सत्य में 1000 हाथियों का बल होता है, और ये झूठ मूठ के कितनी भी प्रपंच क्यों ना करें, और उसी का परिणाम है कि जनता ने इनको मजा चखाया। संसद में एक बार फिर महादेव सट्टाएप का बिल उठा है, वो आपने उठाया? संसद में मैंने उठाया था पहला, और नाम लेकर के उठाया था, और उसी समय उसके बाद फिर माननीय अमित शाह जी ने इसको जांच के लिए और आदेशित किया, और उस जांच में सही पाया गया, और अनेक लोग आज अंदर हैं, अनेक लोग दुर्ग के, भिलाई के, अनेक स्थानों से। तो कुल मिलाकर के ये सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा की है, और ये मसीहा बनना चाहती है यहाँ के गरीबों की, यहाँ के नौजवानों की। ये स्वयं सट्टा चलाने वाले लोगों में से है, इनका परिवार उसमें संलिप्त रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री का। आपको क्या लगता है जो इसमें विधायक का नाम सामने आया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो ये चुनाव से पहले ही क्यों? क्या बीजेपी का ये रणनीति का हिस्सा था? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, ये चाहे चुनाव के बाद हो, चुनाव से पहले हो, चाहे मध्य में हो, जो भी अपराधी है, ये वो लोग सोचे कि ये समय कौन सा, और ये समय है, ये चुनाव के समय लाए,
ऐसा नहीं, इस देश में लंबा समय कांग्रेस ने शासन किया। आज जगह जगह कांग्रेस के लोग हैं। स्वयं राजीव गांधी जी ने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता है, यानी 85 पैसा लीकेज हो जाता है, पझर जाता है। 85 पैसे को लोग इनके खा जाते हैं। कब? जब वे प्रचंड बहुमत में जीते थे, उनकी सरकार पीछे थी, लगातार चली। अभी भी जितना भ्रष्टाचार हुआ, चाहे कोल में हो, आप देखे होंगे, ये तो चाहे लीकर में हो, लीकर में कितना भ्रष्टाचार किया इन्होंने। ये तो गुरु बन गए थे झारखंड वाले हेमंत सोरेन के, उनको भी गुरु मंत्र देने का काम भूपेश बघेल करते रहे। उनको जब बचाना था तो सब यहीं आए थे, सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकार भ्रष्टाचारी है और इसे नहीं रहना चाहिए, इस छत्तीसगढ़ की जनता ने, और फिर उनको सबक सिखाया और इसीलिए आज स्थिति पे वे आए। रोज़गार भी बहुत बड़ा मुद्दा है सर, इस पर क्या रोड मैप तैयार किए हैं? क्या कुछ होने वाला? क्या युवाओं जो है बेरोजगार घूम रहे, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनके हाथों को रोजगार कब मिलेगी? देखिए, हमारे देश में स्वावलंबी बने सभी नौजवान, रोजगार ही नहीं स्वयं निर्माता बने, रोजगार देने वाले बने, इस स्थिति तक पहुंचाने का काम ये जो लोकल इज वोकल, स्वावलंबी योजना, मुद्रा लोन योजना, ये सब इससे उबारने के लिए ही है। अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, ये सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की, और इसमें बड़ा राहत हुआ है हमारे नौजवानों को। आज स्वयं नौजवान अपना व्यवसाय, अपना उद्योग लोन लेकर के अपनी धंधा पानी, छोटी छोटी धंधा से शुरुआत करने का, और स्वावलंबी बन रहे हैं, और इसका परिणाम बहुत जल्दी और देखने को मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, ये 3 ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिसको माना गया है कि विकास का आधार है। ये आप इतने समय से राजनीति में हैं, श्रेष्ठ पद पर हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, तो इन क्षेत्रों में कितना कुछ करने काम हुआ और क्या कुछ करना बाकी है? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हम खुलवाने वाले हैं, और भगवान ने वो यश का काम, वो यश अपने हाथों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के और अनुकंपा से, कृपा से हमारे ज़िले में यह होने वाला है। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, शिक्षा के लिए मानपुर मोहल्ला में 500 सीटर बड़े बड़े एकलव्य विद्यालय, आप देखेंगे तो दांते तले उंगली दबाएंगे कि ऐसा विशाल छात्रावास, केंद्रीय विद्यालय। तो इस प्रकार से खैरागढ़ में, मानपुर मोहल्ला में, हमारे कवर्धा में पिछले साल हमने उद्घाटन किया, वर्चुअल हमारे शिक्षा मंत्री जुड़े हुए थे। तो सारे विद्यालय जो है चुन चुन करके हम बनवाने का काम कर रहे हैं। जहाँ स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जर्जर हो गई है, उसको हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद फिर से नया भवन वहाँ बने, उसकी चिंता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे और उम्र के अनुसार शिक्षित हों, तो बालवाड़ी बहुत लगातार हम भारी मात्रा में और अभी खोले हैं। तो पूरा ध्यान शिक्षा की तरफ है। स्वास्थ्य में मैं ये कहूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि नहीं होते तो हम कहाँ होते। कोविड-19 को कौन नहीं जानता। ऐसे समय में, आपातकाल में, महामारी के काल में, एक कृत्रिम बीमारी, चीनी बीमारी जब यहाँ आया, तो इस देश को उबारने का काम किसने किया? डिजास्टर मैनेजमेंट में माहिर, मैं तो कहता हूँ, एक शब्द बोलता हूँ मैं, वो वास्तव में वो जैसे स्पाइडरमैन को हम कहीं चढ़ते और उतरते देखते हैं ना, कहीं भी आपातकाल में जब केदारनाथ में आया तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी स्वयं पहुँच गए। वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मना कर दिया, इनका यश होगा करके। अभी जब सुरंग में फंस गए थे ना, तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने निकाला, और उनको विश्वास था, निकले तो बोले कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी है। 16-17 दिन में निकले थे, किंतु निकले। महामारी के काल में 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड,
यानी वैक्सीन से लेकर के संगीन तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत बायोटेक एस्ट्राजेनेका ये लैब में जाकर के वहाँ के वैज्ञानिकों को उन्होंने पीठ थपथपाया। कम समय में उन्होंने इजाद कर दिया 2-2 वैक्सीन। तो संकट के समय में भी हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता, ऑक्सीजन का बड़े बड़े और सिलेंडर सेंटर ये खोलने का काम, अभी मेरे कवर्धा के अस्पताल में सभी डॉक्टर सभी सुविधाओं से लैस हो गया है। उसी प्रकार से राजनांदगांव में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जिस प्रकार से स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है, इसके पहले कभी नहीं की गई थी। सर, आपने खैरागढ़ की बात कही, लेकिन खैरागढ़ विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रख्यात है शास्त्रीय संगीत को लेकर, लेकिन अभी भी जो वहाँ से पास आउट हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नेट की व्यवस्था नहीं, तो क्या ये भी इसके लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं? इसके लिए भी हमारी चिंता है और इसमें हमारी चर्चा हुई है। बहुत जल्दी इसमें हम अच्छा परिणाम देंगे। और नया जिला आपने खैरागढ़ की बात की है, खैरागढ़ में हमारा जिला चिकित्सालय भव्य बनने वाला है, लगभग 35 करोड़ की लागत से। उसी प्रकार से मोहल्ला में भी बनने वाला है। थोड़ा सा संक्षेप में सर, आपने कहा था संसद में कि जो नक्सली हैं, कांग्रेस है और कम्युनिस्ट हैं, ये तीनों एक ही विचारधारा पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। संसद में तो मैं कम बोला था, बाहर ज़्यादा बोला हूँ मैं। इसमें ऐसा है, आप देखे होंगे कि जब शाहीन बाग हुआ तो शाहीन बाग में कौन लोग थे धरना देने वाले? शर्जील इमाम कौन है? और मुख्तार और वो क्या नाम है, ये सब लोग कौन है? तो कुल मिला करके जो शाहीन बाग में थे और कई प्रकार की घटनाओं में जब देखते हैं, एक दादी माँ थी जो उन्हीं का एक हिस्सा था वहाँ, तो कहीं ना कहीं ये चित्र वही दिखते हैं जो बड़े बड़े रास्ता रोकते नज़र आते हैं, दिल्ली में अवरोध करते हैं, मार्ग रोकते हैं, लाल किले तक पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब मिले जुले हैं। और इसलिए मैंने ये अवश्य कहा था, और आज भी जिस प्रकार से एक डीप स्टेट की बात की जाती है, अर्बन नक्सल की बात की जाती है, मैं आज फिर कहूँगा कि आज कहीं ना कहीं विदेश से प्रेरित, विदेशी धन से संचालित, जॉर्ज सोरोस के पैसे से पलने वाले हैं और उन्हीं का जो एक कारनामा है, जो जगह जगह हम जो देखते हैं ना, तो इसका कहानी तो बहुत लंबा है, इसको नकार नहीं सकते। संतोष पांडे जी अगर आज संसद नहीं रहते, राजनीति में नहीं आ रहे थे, तो क्या करते रहते? देखो भाई, मैं तो किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मास्टर थे। गांव में दरिगवा में मेरी खेती किसानी है, छोटी सी एक दुकान है। किंतु मैं आपको ये कहूँ कि मैंने किसानी तो किया, दुकान में भी बैठा बहुत कम, हमेशा मन लगा रहा राजनीति के माध्यम से सेवा करने की। मैं यदि सांसद नहीं भी होता तो मैं आज भी सक्रिय राजनीति में होता, जनता की सेवा के लिए होता, और उनके हर दुख दर्द में, हर खुशी में मैं उनके साथ खड़ा होता। और एक माध्यम है सांसद और विधायक बनना, इसके माध्यम से कुछ और सुविधाएं दे सकते हैं, वो काम मैं बखूबी कर रहा हूँ। और मुझे ईश्वर ने यह मौका दिया है, तो मैं हमेशा बार बार ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो और मैं काम करता रहूँ और जनता की सेवा में हमेशा रत रहूँ। यही भगवान से मेरी प्रार्थना रहती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ तक है आपकी? अभी सांसद तो बन गए हैं आप, आगे चलकर ऐसा है, हर व्यक्ति इच्छा शक्ति अपना रखता है। मैं भी मनुष्य हूँ, मेरी भी इच्छा शक्ति है, किंतु यदि मेरी जो इच्छा है यदि उसकी पूर्ति ना हो, उसमें विकृति नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं मिला, 2003 में मिला, उसके बाद मेरे को 19 तक नहीं मिला। कल्पना करें कितना गैप हुआ, किंतु मेरे में विकृति नहीं आई।
मुझे संगठन का, अपने पार्टी का जो काम करना चाहिए मैं करता रहा। आने वाले समय में भी मैंने एक भाव कहा ना, और मैं तो सरल भाषा में कहूँ कि हमें तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आपको शुक्रगुजार हैं हम, आपने बहुत कुछ दिया है। और यदि कहीं कुछ होगा वो भी हम ईश्वर की सेवा मान करके ही करने वाले हैं, और नहीं भी हुआ तो आपने बहुत कुछ दिया है। ये भाव लेकर ही हम सबको काम करना चाहिए, तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और श्रेष्ठ राजनीति हो सकती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाले, हमारे साथ सार्थक चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि इस देश में जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रही है, ये बौद्धिक दिवालियापन है। संसद के अंदर, संसद के बाहर जो चित्र दिख रहा है, जो मिथ्या प्रचार किए जा रहे हैं, एक बुजुर्ग सांसद को और उन्हें आघात किया जाता है, ये पहली बार इस प्रकार का हुआ है। ऐसे लोगों को देश जाने, पहचाने और रोके कि ऐसे लोग चुन करके ना आए। एक स्वस्थ विपक्ष हो, सब प्रकार की लोकतांत्रिक तरीके से सदन के अंदर और चाहे सड़क में हो, सदन के बाहर हो, स्वच्छ चर्चा हो। यही जनता से मेरा निवेदन है। तो आप सुन रहे थे संतोष पांडे जी को, जिनका कहना है कि जो 5 साल इससे पहले सांसद रहे हैं उसमें जो काम हो सकता था उसमें करने का प्रयास किए। अभी मेरे पास, मुझे एक बार और मौका दिए जनता, जो मेरे सामर्थ्य में होगा और जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।